हाँ, जो पढ़ रहा है सीडीएस के लिए, जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए एफकेट कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ बताएं, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? स्माइल पास कर देते हैं। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई बताएगा या नहीं है? है ना, आज भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा पत्ते थोड़ी तैयारी हो जाएगी तुम लोगों की है। अरे कह रहा कल फ्राइडे है, अभी कल नहीं पूछना, परसों पूछना है? चलो एक दो क्वेश्चन पूछ लें आज, थोड़ा लिटनेस आ जाएगी। हम बेशरम बन गए, खड़े होके खड़े हो जाएंगे फिर बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होना वाला। सागर सागर सब लोग ऐसे शर्माते हैं, ऐसा हाल हो जाता है कि क्या गए हम। सागर बताओ, सोप क्या होता है? हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स होते क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही आप लॉन्ग कार्बन चेन ले लो, मतलब 17C17H35 आपने ले लिया, इसे बोलते हैं सोडियम स्टीरेट, तो इट इज अ सोप। हाँ जी बैठ जाओ। हरीश, सोप के दो पार्ट्स होते हैं ना, हेड एंड टेल। कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, कौन सा हाइड्रोफिलिक होता है? हाइड्रोफिलिक, हाँ हाँ। टेल क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। और ये लोग क्या बनाते हैं आपस में मिलकर सोप के साथ? सपोनिफिकेशन तो करते हैं, क्या बनाते हैं? माइसिल फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? माइसिल फॉर्मेशन। सिट डाउन। रुद्रांश, रुद्रांश आपका वाटर में दो तरह की हार्डनेस होती है, बताएं मुझे दोनों तरह की हार्डनेस। हाँ, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। लेट कैसे हो गए अमनीश? है कॉल आ गई थी तो नीचे खड़ा हुआ बातें कर रहा था है? देख लिया था मैंने देखो बातें करते हुए। हाँ, हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? अमनीश आपसे नहीं पूछा, रुद्रांश पीछे खड़ा वो बताएगा। हाँ जी, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम तो दोनों साइड है। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्परेरी होती है। हाँ जी, नेक्स्ट बैठ जाओ। हाँ यशव, टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्लार्क्स मेथड, बॉइलिंग। और क्लार्क्स मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा केमिकल यूज होता है? क्या होता है ना, घर से रिवाइज करके आओगे तो 2 मिनट इधर देख भी लोगे तो हो जाएगा, बट अब सोचो यही रिवाइज कर लेंगे, है ना, सारे अब यही सोच रहे हैं कि कितना रिवाइज कर ले, तो वो मुश्किल है। हाँ, क्लार्क्स मेथड में क्या यूज होता है, कौन सा केमिकल? स्लेग लाइम। हाँ जी, नेक्स्ट। क्या नाम था आपका? आदित्य। हाँ आदित्य, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, इनको किस किस मेथड से रिमूव कर सकते हैं? वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट, कैल्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, ऑर्गेनिक रेजिन एक्सचेंज मेथड। और क्या बॉइलिंग से हम इसको दूर कर सकते हैं? नो, वेरी गुड, सिट डाउन। चरणजीत, स्कम क्या होता है? दैट्स कॉल्ड स्कम। सिट डाउन। नेक्स्ट। हाँ, एसिटिक एसिड किसका सोल्यूशन हो, सॉरी यहाँ एसिटिक विनेगर किसका सोल्यूशन होता है इन वाटर?
सिट डाउन। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है अमीश? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, पहले खड़े हो। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? करवाया था। अब तेरे को क्या है, तेरे को आता है, तू रिवाइज बिल्कुल नहीं करता, ये प्रॉब्लम है। अब इसी में आता है और आते में थोड़ा सा रिवाइज अगर हम लोग कर लेंगे तो हमें डबल नहीं आ जाएगा। नहीं किया ना रिवाइज, वरना तेरे को आता है। जैसे उससे पूछा मैंने विनेगर क्या होता है, विनेगर पता है क्या है? हाँ, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? हाँ हरप्रीत, क्या? एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 290 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, मेल्टिंग पॉइंट कह लो, एक ही बात है। 290 केल्विन होता है, जिसके वजह से वो सर्दियों में फ्रीज हो जाता है और ग्लेशियर्स की तरह दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बैठ जाओ। हाँ जी, वंदना। वंदना, एस्टर की फॉर्मेशन किन दोनों की कॉम्बिनेशन से होती है? मतलब एस्टर्स, एस्टेरिफिकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? एस्टेरिफिकेशन में लास्ट रिएक्शन की थी ना, एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। क्वेश्चन चेंज करें? चलो कोई क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। और हमने कल क्या किया था? हाँ, वो तो लास्ट क्वेश्चन ही था। स्टार्टिंग किसे की थी? सपोन सोप से शुरू किया था हमने। नहीं नहीं, रिएक्शंस करी थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बता दो कौन कौन से होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। राधिका, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? अच्छा, CH3COH को बोलते क्या है? अल्कोहल। अभी तुम लोगों को यही नहीं पता चल रहा ग्रुप है कि OH अल्कोहल होता है कि COOH होता है? क्या होता है? OH जो है अल्कोहल होता है। हाँ जी कनिशा। हाँ हाँ हरीश सुन लो, अल्कोहल और एसिड आपस में जब भी कंबाइन करेंगे, वाटर निकलता है उसमें से और वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और क्या बनते हैं? एस्टर्स। सिट डाउन। हाँ जी आप, अंशिता, एस्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर्स? हाँ, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, परफ्यूम्स में यूज किया जाता है, और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी होते हैं। इतना ये तो एस्टर्स का मतलब ऐसे ही पता होना चाहिए सबको। हाँ जी बैठो। आप बताएं, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड? बैठ जाओ दोनों आप, पढ़ के आओ बेटा। पढ़ोगे नहीं ना, पता क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। आप लोगों को पता भी नहीं है, इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप इतने से हो, ठीक है, आप उतने से में ही बहुत सारा कंपटीशन है, तो बाहर दुनिया में कितना कंपटीशन है। हाँ शैलजा, एस्टेरिफिकेशन बता दो जरा। हाँ बैठ जाए, अपना कैमरा हिल जाएगा। हाँ तुमने देख लिया उतने में? तब तक में तो दिख गया होगा। तो कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज? एसिड की अल्कोहल? पक्का? हाँ, तो एसिड और अल्कोहल में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जब हम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शंस एसिड या अल्कोहल से करते हैं, तो सिर्फ एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और जो है अल्कोहल रिलीज नहीं करता है। हाँ शिवांश, ये बताओ जरा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? बता, पीछे जगह खाली है, तीनों इसी में घुस रहे हैं। मैं यही बैठूंगा। अच्छा 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 अच्छा, तो मेरी बड़ी आज्ञा का पालन करता है। हाँ शिवांश, पहले क्वेश्चन पूछा तेरे से मैंने, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? सांस लेने दो।
जो एंटर करता है ना उसे तो बिल्कुल सांस लेने की करता नहीं है ना, 15 मिनट लेट आया है। 41 हो रहा है, पता है घड़ी में तो मेरे 45 हो गया है, मतलब ऐसे 41 हो रहा होगा और हमें वीडियो ऑन किए भी मतलब 9:41 दिख रहा है। हाँ बताओ बताओ, ये क्या है यार, ये पेन क्यों हो रहा है बड़ी बड़ी। हाँ बोलो। हाँ इथेनोइक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल दे, ऐसे कैसे बोल देंगे? नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। बोलो, शैलजा बताइए। इथेनॉल, मतलब तुम लोग किस दुनिया में हो ये बताओ, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की दुनिया में है? इतना तो मैंने बीएससी में नहीं पढ़ा। बीएससी में पता है इससे ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ी होगी। हाँ चलो, एसिटिक एसिड जब फ्रीज हो जाता है। और शैलजा क्या बताएगी? सोप्स क्या होते हैं शैलजा? क्या 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 किसके साथ रिएक्ट करता है, देख तो लो। सोप बनाना है, सोप कैसे कैसे बनता है शैलजा बता, अलग तरीका बता रही है कुछ। हाँ पहले तो बता सोप क्या होता है। सब कुछ मिक्स कर दे, हार्डनेस भी मिक्स कर दे, हार्डनेस हार्डनेस भी मिक्स हो जाए, सब कुछ मिक्स हो जाए, वो सोप होता है। बैठो भाई, पढ़ के आओ, पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे? ठीक है, अब आज का हमने नया टॉपिक शुरू करना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आ जाओ, ये वो बताना ये क्या नाम है? आंचल आवाज आ रही है? यस मैम। मतलब बता देना, ठीक है? यस अनम्यूट करके अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है? आज हम शुरू करेंगे सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ना अब जितना भी बचा कुचा पार्ट है हम इस सारे इसके अंदर लेने वाले हैं, सारा तरह के लॉज हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट हम इसी में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब जो भी अब कुछ भी बच गया होगा केमिस्ट्री के अंदर वो इसमें करके खत्म करेंगे। फिर एक दिन में फर्टिलाइजर, बस आप हमारी केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, बस आप ये सोच लो, ठीक है? तो आज की क्लास, हाँ फिर बायो मंडे से नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है, मतलब देखते हैं ना, मतलब आई टू ट्राई की हो जाए मंडे तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर और ग्लास और सीमेंट, ठीक है? वह एक एक दिन चाहिए होता है, फर्टिलाइजर को पूरा एक दिन, सीमेंट और ग्लास एक दिन में हो जाते हैं, तो 2 दिन वो, इसको 3 दिन 4 दिन तो लग ही जाएगा। देखेंगे ना मोल कॉन्सेप्ट आपको कितने जल्दी समझ में आता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट्स, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, कॉम्पोजिशंस, ये सारा इसी में आएगा। ये थोड़ा सा मैं ये बस ये कह रही हूँ, ये चैप्टर हो गया तो समझ लो केमिस्ट्री होगी, मतलब ये चैप्टर के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता है, ठीक है? तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये वाला हेडिंग डालेंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, सीधा बीच में एक लाइन लगा देंगे, क्योंकि ना इसमें कई बार ना एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेंगे, तो बस एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। देखो फिजिकल चेंज में बस एक ही चीज याद रखना, स्टेट में चेंज होता है बस, मैं अभी लिखवा दूंगी डेफिनेशन, आप पहले समझ लो। फिजिकल चेंज में होता क्या है, सिर्फ स्टेट में चेंज होता है। स्टेट मतलब हमारे को पता है, वैसे तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग स्टेट्स 5 तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन। बट अगर आप आज भी आप ना पढ़ने के लिए करते हो, मतलब यू नो स्टडी करते हो, तो हम इन 3 ही स्टेट्स को स्टडी करते हैं, दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर सिर्फ स्टेट में चेंज है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वही की वही है, तो वो चेंज क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले ले वाटर, वाटर को आपने आइस बना दिया जो कि है सॉलिड,
इसी को मेल्ट किया तो वाटर को आपने लिक्विड बना लिया, जो आप पीते हो पानी। इसके बाद आपने इसको हीट किया और आपने इसी वाटर का वेपर बना दिया। तो हुआ क्या, देखो केमिकल कॉम्पोजिशन तो वाटर ही है। H2O की जो रेशो है, अगर मैं रेशो निकालूं उनके मास की, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, मतलब एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, 1:8। केमिकल कॉम्पोजिशन तो 1:8 ही है। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब है अंदर तुमने एटम्स चेंज कर दो, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ जाता, नाइट्रोजन की जगह कुछ और आ जाता, तो दैट केमिकल कॉम्पोजिशन। भाई है तो वाटर वाटर वाटर, पर क्या चीज चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे ये सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे वेपर है। तो ऐसे चेंजेस जहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम रहती है, वही की वही रहती है। आप न्यू एडमिशन है, सॉरी यार मैं इंट्रोडक्शन लेना भूल गई आपका। व्हाट्स योर नेम? हाँ, पहले मुझे पता क्या लिखा, मैं सेल्फिश हूँ। सच, इसे बोला ना माय नेम इज इशू, तो मुझे लगा बोला मैं सेल्फिश हूँ। मैंने कहा यार ये कैसा इंट्रोडक्शन होता है, इशू निशु 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 निशु। आज फर्स्ट चैप्टर मतलब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, ठीक है, तो वो रिवाइज होगी। हम पहले इसको बायो पढ़ लेंगे, फिर केमिस्ट्री दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आज नया ही चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है, सिट डाउन। हाँ जी, सच में मुझे एक बार सुनाई दिया आई एम सेल्फिश। मैंने यार ये पहली बार हो गया कि कैसे, वो नहीं होता है जैसे ऐसे आता है। हाँ, तो अब मैं ये कहती, स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सिर्फ स्टेट चेंज होगा। अंदर का केमिकल, अंदर के बॉन्ड्स, अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। वाटर का वाटर रहेगा। मान लो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट ब्लू होता है जब पानी के साथ होता है, पानी हटा दिया जाए तो वो कलरलेस हो जाता है। कलर तो चेंज हुआ, पर कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट ही है ना। तो केमिकल कॉम्पोजिशन अगर सेम रहे और स्टेट चेंज होता है तो उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन में कि आपको एक डिफरेंट तरह का कंपाउंड मिल गया, जैसे आपने कैल्शियम के अंदर मान लो वाटर डाला, मान लो कैल्शियम में ऑक्सीजन डाला, आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिला। तो कैल्शियम की खुद की कुछ प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की खुद की कुछ प्रॉपर्टी है, कैल्शियम ऑक्साइड की खुद की प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन के बाद एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिले, बॉन्ड्स ब्रेक हो, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, स्टेट से इनको कोई भी लेना देना नहीं होता, स्टेट को इनको कोई भी लेना देना नहीं होता। अगर स्टेट वही की वही है, स्टेट पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मेन है केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। तो इसमें बॉन्ड टूट भी सकते हैं, बॉन्ड बन भी सकते हैं, नए कंपाउंड की भी फॉर्मेशन हो सकती है। जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो पेपर में आए हुए हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, और बाकी आएगा तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो अब हम लोग एक ऐसे लाइन लगाएंगे, एक तरफ फिजिकल चेंज लिखेंगे और एक तरफ केमिकल चेंज लिखेंगे, और एग्जांपल्स लिखेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे लिखना। अमनीश लिखो, शुरू करो। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लिखो फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस, physical changes are the changes। हाँ जी, गुड मॉर्निंग कार्तिक। आराम से, अरे सबको घबरा दे रही है इंटर करते ही। कार्तिक सोप क्या होता है, सोप ऑनलाइन कर रहा था ना कार्तिक को कल क्लास। अच्छा ये बता दे कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा। हम्म हम्म टेम्परेरी बॉयल जाता है, बॉइलिंग से नहीं जाता है। कोई कोई मेथड एक दो याद है। अच्छा ये बता दे परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। पता है यही सब क्वेश्चंस ही तो आने हैं, अगर पढ़ लेंगे तो हमारे ही फायदा होना है लिखे रहेंगे नोट्स में, फिर आओगे घर पे पेपर देकर, ओफो यार पढ़ लिया होता शायद,
काश देख लिया होता, बायो देख ली होती। बायो में तो आधी बैंड बजनी है तुम लोगों की, और है आसान। तो कह रहा है ये मेरे लिए तो नहीं है, तो जो बायो पढ़ रहा है उसके लिए तो नहीं है, पर नॉन मेडिकल वाले और जो आर्ट्स वाले है बहुत आसान, समझना है बस। अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, घर जाके थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। है कार्तिक, तो घर पे ही था तब भी नहीं पढ़ा। चलो हम लोग ये स्टार्ट किया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और फिजिकल, और ये किया है हमने। मैंने क्या लिखवाया था, फिजिकल चेंजेस आर जस्ट चेंजेस दैट चेंज द फिजिकल ट्रेट ऑफ सब्सटेंस, दैट चेंज द फिजिकल ट्रेट्स ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल ट्रेट देखने में, ठीक है, फिजिकली शेप कलर, है ना, देखने में आपको कुछ अलग सा दिखाई दे, फिजिकल ट्रेट, कॉमा, without making any change, without making any change in their internal structure, without making any change in their internal structure। अंदर का स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं होता। जैसे वाटर है, H2O है, H2O ही रहने वाला है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। तो physical changes are just changes that involve the change in physical traits of substance without making any change in their internal structure. Second, no chemical bonds, इसी का second point है, इसी में पहले यही लिख लेते physical change वाला ही। Second point, no chemical bonds are break. Bonds are break. No, NO, no. कोई भी chemical bond break नहीं होता। रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बोला, रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको पता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू वेपर कर सकते हैं, इसी तरह वेपर से हम लिक्विड लेकर आ सकते हैं, और वेपर से आइस को दोबारा लिक्विड से आप उसकी आइस बना सकते हो। तो ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये, रिवर्सिबल भी होते हैं। तो थर्ड हमने क्या पॉइंट लिखा, रिवर्सिबल प्रोसेस। लास्ट स्कीम में पॉइंट लिखेंगे, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। आप केमिकल चेंज में लिखेंगे, अ केमिकल चेंज इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, a chemical change is defined as a process in which atoms of atoms of one or more substance are rearranged. A chemical change is defined as a process in which atoms of one or more substance are rearranged or combined to form a new substance, are rearranged or combined to form a new substance. इसी में सेकंड पॉइंट, केमिकल बॉन्ड ब्रेक, इसमें आपके बॉन्ड्स ऑब्वियस सी बात है ब्रेक होंगे तभी तो रीअरेंज होंगे। केमिकल बॉन्ड ब्रेक। थर्ड, केमिकल बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसी का, इररिवर्सिबल प्रोसेस, वो रिवर्सिबल होता है, ये इररिवर्सिबल होता है। आप सोचो कि मैं कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलाकर कैल्शियम ऑक्साइड बना दो क्विक लाइम, और फिर मैं बोलूं ना ना मेरे को तो कैल्शियम ऑक्साइड से दोबारा कैल्शियम और ऑक्सीजन दे दो, तो मैं क्या दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। तो केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। जैसे एक हो गया, मैंने सब्जी को काट के पका दिया, ठीक है, मैंने दी भिंडी दी और मैंने कहा भिंडी की सब्जी बना दो, अब मैंने कहा ना मुझे भी कच्ची भिंडी दो यही वाली, क्या हो सकता है। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, केमिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो खाने का बनना, कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि आप कच्ची भिंडी मुझे वापस नहीं कर सकते ना, और वही वाली, ऐसा नहीं दूसरी खरीद के ले आओ, मुझे वही वाली भिंडी चाहिए, तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इरिवर्सिबल होता है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। लास्ट पॉइंट इसका ये लिखवा दिया था क्या, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इरिवर्सिबल होता है और नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब एग्जांपल्स लिखेंगे, फिजिकल चेंज भी लिखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बचपन में सुना होगा कि पिघली हुई मोमबत्ती से दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं,
तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सेकेंड, तीनों प्रोसेस लिख लेंगे, मेल्टिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। मेल्टिंग ऑफ वाटर, melting of water, freezing of water, vaporization of water. Chopping of wood, लकड़ी को काटना, chopping of wood. Crumpling of paper, पेपर को घुचोड़ना हाथ से, आप उसको सिर्फ फिर पेपर दोबारा सही कर सकते हो ना, उसको ऐसे ऐसे करके। क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, ये ना ऐसे को हैं जो आए हुए हैं पेपर में। क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, चॉपिंग ऑफ वुड, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, ये सारे क्या हो गए फिजिकल में। केमिकल में लिखेंगे एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा। ये किस किसने करके देखा है अपने घर में कभी? एडिंग ऑफ विनेगर टू बेकिंग सोडा, और किसी ने नहीं किया ये है? किसी ने नहीं किया? करके देख लो एक दिन, आज कर लेंगे, थोड़ा सावधानी से करना अमनीश, है कहीं जल जाओ जलोगे नहीं। क्या होता है ना, ये जब आपको याद होगा बचपन में वोल्केनो बनाते थे हम लोग, वोल्केनो बना के क्या करते थे, उसमें बेकिंग सोडा डालते थे और विनेगर डालते थे, तो वो ऐसे से उबलता हुआ व्हाइट व्हाइट कलर का झाग, तो यही होता था है। इनो है वैसे तो, इनो में वाटर डालोगे पर वो उतना ज्यादा नहीं दिखाएगा ना। इनो में भी तो इनो हम डालते हैं, जैसे इडली में डालते हैं, डोसा के बैटर में डालते हैं, तो वो इसीलिए तो डालते हैं कि वो फूलेगा, उसमें गैस रिलीज होगी। तो बेकिंग सोडा में जब विनेगर आप डालते हो तो गैस ही तो इवॉल्व होती है, ऐसे ऐसे झाग निकलता है। फिर हम आते थे वो लैब जैसे होता नहीं, एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन में एक वोल्केनो पक्का बनती है, और जैसे ही आता है जो होता है ना एग्जामिनर, तो आप उसके सामने विनेगर ही डालते हो, बेकिंग सोडा पैसे डाला होता है, बस थोड़ा सा विनेगर डालते हो, करके निकलता है, मतलब क्या वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। तो ये केमिकल प्रोसेस है ना। अब मैं बोलूं झाग से मुझे मेरा बेकिंग सोडा वापस दो, मेरा विनेगर वापस दो, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो इट इज इरिवर्सिबल। तो एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा। सेकेंड, ब्लीचिंग अ स्टेन, ब्लीचिंग अ स्टेन, जैसे कोई स्टेन लग गया और उसका आपने ब्लीच कर दिया, कलरलेस कर दिया। कई कपड़े आते हैं, ठीक है, कपड़ों को ज्यादा आप धो दो तो वो कलरलेस हो जाते हैं, क्या उससे हम नई टी शर्ट फिर से दोबारा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ब्लीचिंग अ स्टेन। फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, आपको पता है कहाँ यूज होता है ये फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स? देखा देखा देखा, लड़कों के जवाब कितने तेज, मुझे पता था आएंगे भी यहीं से तेजी से, और कुछ पता हो ना हो। ओह माय गॉड, इट्स अ गुड थिंग टू नो। फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, क्या करेंगे इसको जान के? क्या घर पे बनाने लग जाएंगे? ये किसकी आती है क्या? हाँ, तो उसने क्या बोला था मैंने फिर? नींद अच्छी आती है। फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, अब क्या बोल, लड़कियों, हाँ आजकल तो लड़कियों को भी पूरा पता होता है। आजकल लड़कियां ज्यादा आगे हैं, लड़कियां ज्यादा आगे लड़कों से। बिल्कुल सही बात है, आई एम विद यू है। हाँ नहीं नहीं सही बात है, वो मुझे पता था, यहीं से आना भी है। हाँ जी, नेल रस्टिंग, नेल रस्टिंग, रस्टिंग हो जाए किसी चीज की, जंग लग जाए, तो एक बार अगर कोई चीज कोरोड हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती, मतलब हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पर जो पार्ट खराब हो गया उसको फिर दोबारा नहीं ला सकते। नेल रस्टिंग। कुकिंग ऑफ फूड, मैंने अभी बताया, भिंडी मेरी वापस कर दो, तो नहीं कर पाओगे है क्या? मेरे को, मैंने जब एक बार ये एग्जांपल दिया तो बच्चे कहते हैं मैम इतनी टेस्टी बनाएंगे कि आप मांगोगे ही नहीं सेकंड नेक्स्ट है सार ऑफ मिल्क, मिल्क अगर फट गया, जैसे कई बार फट नहीं जाता है तो पनीर बना लेते हैं हम उसका, तो अब मैं कहूँ नहीं नहीं मेरा दूध मेरा वापस करो, तो नहीं हो सकता ना, सार ऑफ मिल्क, पनीर ही दे देंगे हम आपको। ठीक है, तो अब समझ आ गया, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली समझा रही हूँ ताकि जब कभी आए तो प्रैक्टिकली सोच के आंसर कर देना है ना।
तो क्या क्या लिखवाया इसमें मैंने, एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग अ स्टेन, फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, नेल रस्टिंग, कुकिंग ऑफ फूड। देखो इसमें से कुकिंग ऑफ फूड आ चुका है कई बार, सार ऑफ मिल्क आ चुका है कि मिल्क का खट्टा होना, खराब होना, और क्रम्पलिंग ऑफ पेपर भी आ चुका है, और वेपोराइजेशन तो बहुत बार आता है। जो वाटर का चेंज है वो सारा का सारा क्या है, फिजिकल चेंज। तो ये एक टॉपिक हो गया खत्म, ठीक है, एक ये टॉपिक था फिजिकल चेंज। हाँ, बर्निंग ऑफ विद थ्रेड, क्योंकि थ्रेड जल गई ना तो वापस तो आएगी नहीं वो। बात एक्चुअली वो थ्रेड के लिए कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ थ्रेड विद, चाहे वो किसी से भी कर लो, क्या वो थ्रेड जलकर वापस आई। इसी तरह बर्निंग ऑफ, अभी मैंने बोला क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, क्रम्पलिंग का मतलब है पेपर को तुमने बस हाथ से निचोड़ दिया तो ठीक कर सकते हो, पर मैं बोलूं बर्निंग ऑफ पेपर तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज, क्योंकि वो पेपर जल चुका है। अब आप उस जले हुए पेपर से दोबारा ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल देख लिया करो तो और ज्यादा पता चल जाएगा। तो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, किसी चीज का जलना। हाँ, मैनू कोई डाउट नहीं, और मैनू डाउट भी एक ही बात पे हो रखा है ना, किसमें, सही बात है, रस कैसे वापस चले जाएगा नींबू के अंदर। वैसे तो क्या ही केमिकल चेंज है, रस निकाला उसमें से थोड़ा अंदर चल जाएगा। नहीं, बड़ा क्वेश्चन अच्छा था कि नींबू को निचोड़ दो, ये क्रम्पलिंग, पर ये ना वापस नहीं आएगा, रस उसके अंदर है ना, तो हम केमिकल में ही डाल देंगे इसको। आगे करें अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा टफ लगता होगा अगर आप लोगों ने नॉन मेडिकल से किया होगा तो। गैस लॉस, वैसे इसकी वीडियो भी बनाई थी मैंने, पता नहीं तुम लोगों ने देखी नहीं हुई, मैं करवा देती हूँ। गैस लॉस, ठीक है, गैस लॉस जो है हम सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ते हैं इसको, ठीक है, बट मैं ये 5 मिनट में करवा देती हूँ इस टॉपिक को ना, मतलब बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा और बहुत इजी से समझा के खत्म करते हैं। गैस लॉज में हमने सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, वो है BCG का इंजेक्शन। बस आपको अगर ये आ गया आपको सारा आ गया। क्या बोला मैंने, हमें क्या याद करना है, BCG। बचपन में लगता है जब 6 दिन के बच्चा होता है ना, उसके यहाँ पे लगता है, सबके निशान भी होगा यहाँ पे, आजकल नहीं भी होता पता नहीं, वैसे कहते हैं होना चाहिए, निशान होने से सही होता है, पता चलता है कि सही लग गया। तो BCG आपको याद करना है, BCG, बी का मतलब साथ में लिखते रहे, लिखो गैस लॉस और लिखो BCG, ठीक है। यहां पे लिखेंगे लॉ का नेम, लॉ नेम, यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट, यहां लिखेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। तो लॉ का नाम है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। यहाँ पे लॉ के नाम लिख दिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वर्ड याद करना है, अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। इतना लिख लिया, इसके बाद सुनो, देखो हमारा ना थर्मोडायनेमिक्स हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के 3 वेरिएबल होते हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है वॉल्यूम। ये तीनों जो है ना, ये तीनों वेरी करते रहते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। और एक और चीज है, अगर एक चीज कांस्टेंट है तो 2 चीज तो पक्का वेरी करेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं, हमें ऐसे ही याद करना है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक्स के कितने वेरिएबल, 3, कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसी फ्लो में याद करना है। एक तो याद करना है BCG, एक करना है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। B से बॉयल्स लॉ, C से चार्ल्स लॉ, G से गे-लुसैक लॉ।
फिर हम लिख देंगे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है बॉयज लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या वेरी करेगा? प्रेशर और वॉल्यूम। और हमेशा याद रखना कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा क्लासरूम होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। अब तुम्ही लोगों को मैं छोटे से रूम में डाल दूं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, एक ही बेंच में 4-4 5-5 बैठ जाएंगे तो धक्का मुक्की होगी, लिखने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम कम किया, रूम छोटा कर दिया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होएगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब वॉल्यूम ज्यादा करोगे, वॉल्यूम मैंने रूम बढ़ा दिया, बच्चे रखे 5 तो प्रेशर होगा ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। तो बॉयज लॉ क्या कहता है? अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हो गया पहला लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया, अब प्रेशर को कांस्टेंट किया तो दो कौन वेरी होंगे? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई आपने किसी को हीट किया, उसको स्पीड मिलेगी, स्पीड मिलेगी, वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है भागेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कौन कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है। गೇ-लुसैक लॉ क्या कहता है कि अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, टकराने की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, वो वॉल से भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, तो उससे भी प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो बस ये है हमारा चैप्टर। क्या मतलब एक पार्ट हो गया ये। क्या करना है? BCG। बी का मतलब बॉयज लॉ, सी का मतलब चार्ल्स लॉ, गे का मतलब गे-लुसैक लॉ। कांस्टेंट लाइन याद रख लेना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। क्या याद रख लेना? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, बस लिखना। बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उन दोनों को, अगले दोनों को वेरी करना है। सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है, बॉयज लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। क्या वेरी करता है? प्रेशर और वॉल्यूम। कैसे वेरी करता है? इनवर्सली। चार्ल्स लॉ में अभी इसी बार के हमारा एनडीए में आया था, और ये सोचो पिछले बार सीडीएस में आया था, क्वेश्चन आया था कि गे-लुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम में क्या वेरी करता है? तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जरूरी नहीं डायरेक्टली वाला बात आ जाए, ये भी आ सकता है कि वेरी बता दो, कांस्टेंट बता दो, कैसे करेगा, बस इतना सा आता है। समझ में आ रहे हैं? तो अब बीसीजी अब लिख लिया आप लोगों ने, ये आप लिख लो कि क्या कहते हैं वेरिएबल कैसे होंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक और करेंगे। 4 लॉज होते हैं टोटल, 3 हो गए, 3 तो ये हो गए बेसिक वाले। एक होता है एवोगैड्रोस लॉ, एक होता है एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कांस्टेंट होते हैं। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, लिख लो एवोगैड्रोस लॉ की। देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, एवोगैड्रो की डेफिनेशन लिखवा रही हूं, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases when measured at the same temperature and pressure, equal volume of all gases when measured at the same temperature and pressure। तो इसमें कांस्टेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर। equal volume of all gases when measured at the same temperature and pressure contain equal number of particles, contain equal number of particles, contain equal number of particles। कहता है V is directly proportional to N।
ये कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस की। क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें? एक तो ये डायरेक्ट लाइन आती है कि ये लॉ किसने प्रपोज किया? एवोगैड्रो ने। भाई इसका नाम क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। प्रपोज किसने किया? एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो क्या कहते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, जितने बच्चे बढ़ाते जाओगे क्लास में उतनी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, है ना? भाई बच्चे बढ़ते जा रहे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितने ज्यादा आप क्या कहते गैस के मॉलिक्यूल्स लोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन आया था एनडीए में इस बार अप्रैल 2023 में। तो मैं कह रही हूँ एनडीए सीडीएस कुछ नहीं होता, दोनों के क्वेश्चन एक दूसरे में आते रहते हैं। तो आपका भी आ सकता है कि ये लॉ किसका है जिसमें ये बोलते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं। और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं तो हम क्या टिक लगा के आएंगे? एवोगैड्रोस लॉ। क्या बोलेंगे? एवोगैड्रोस लॉ। तो तीन हो गए, बॉयल्स, चार्ल्स, गे एंड एवोगैड्रो। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों वेरी कर रहा है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, ये दोनों वेरी कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया? आसान था, बस इसको याद भी करना बहुत आसान है, बस बीसीजी हमको याद करना है। क्या याद करना है? बीसीजी। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गए लॉज। अब इसी में गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया? ठीक है, तो एवोगैड्रो में ये दोनों को कांस्टेंट, ये वेरिएबल होगा और ये होगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन बता रही थी मैं, एक क्वेश्चन आया कि एक गैस है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान से सुनना, दोनों का वॉल्यूम सेम दे रखा है, ये 100 ml है और ये भी 100 ml है। इसके मोल्स गिवन है, मान लो 20, और क्वेश्चन पूछा बता दो नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे। क्या आंसर आएगा? 20। क्या आंसर आएगा? 20। ये इसका ये यूज है कि आपको अगर वॉल्यूम गैसेस के सेम दे रखे हैं तो उनके मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। कंडीशन इज टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपको दोनों गैसेस के वॉल्यूम सेम दिए हुए हैं तो अगर एक का मोल गिवन है तो दूसरे का आप निकाल सकते हो, वो सेम ही होगा। इसका अगर 20 है तो इसके भी कितने आ जाएंगे? 20। कितने आ जाएंगे? 20। तो आंसर आ जाएगा 20। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम सेम दे रखा है, वो आपको मोल्स गिवन है, तो आप दूसरे का मोल निकाल दो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरीके का इस पार्ट से क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद गैसेस ना दो तरीके की होती हैं। गैसेस क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक रियल गैस होती है, एक आइडियल गैस होती है। और आपको एक मैं बात बताऊं, आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल चीज है, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, कोई भी आइडियल पर्सन नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। मतलब बोल देते हैं ही इज आइडियल, ही इज आइडियल, बट हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। किसी के कुछ प्लस पॉइंट्स है, किसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इसी तरह गैस भी दो तरह की होती है, एक रियल और एक आइडियल। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, मतलब आप ये मान लो, ये आप ये सिर्फ आपकी धारणा है कि है हाइपोथेटिकल। एक्चुअली लैब में क्या होता है, हमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने होता है, तो वहां हम कंडीशंस मान के चलते हैं कि आइडियल है। ठीक है, तो दो इक्वेशंस बनती है गैसेस की, दो इक्वेशन बनती है। एक तो रियल गैस इक्वेशन और एक आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल तो सबको पता होगी कौन सी होती है, पता है किसी को? है जो देखो आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, मैं ये बोल रही हूँ, PV इज इक्वल टू nRT। या P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट।
वैल्यूज पता है गैस कांस्टेंट की आप लोगों को? आर की 3 वैल्यूज होती हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक होता है आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एक होता है आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए, ये आपको तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये आपको तीनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये होता है P प्लस में A/V², V माइनस NV इज इक्वल टू RT। P प्लस में NA/AN² अपॉन V², V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। ये होती है रियल गैस इक्वेशन, ये होती है रियल, आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए। ये हो गया PV इज इक्वल टू nRT। R क्या है, गैस कांस्टेंट। एक बार क्वेश्चन आया था, इनमें से गैस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू नहीं होती, तो ये तीनों ऑप्शंस में थे, तो आप जज कर ही सकते हो। अगर ये तीनों है तो चौथा वाला नहीं होगा, क्योंकि तीन ही होते हैं। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एक होता है 2, अगर 2 वो कब आता है, कैलोरीज में, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो इसी तरह का से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन होती है P प्लस में A अपॉन में V² ब्रैकेट में V माइनस B इज इक्वल टू RT। अगर नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखोगे तो n² ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां n आ जाएगा, उधर nRT आ जाएगा। तो ये दो तरह की गैसेस हैं, रियल गैस एंड आइडियल गैस, ठीक है। तो ये दो हमारी गैसेस हैं, एक रियल गैस, एक आइडियल। और आइडियल हमेशा हाइपोथेटिकल होती है, ऐसी कोई भी गैस नहीं होती है, बट फिर भी हम जितने लैब्स में अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं आइडियली मानकर करते हैं, और इस इक्वेशन से करते हैं PV इज इक्वल टू nRT। R की 3 वैल्यूज है, 8.314 ये बता दिया। रियल गैस की ये इक्वेशन होती है। यहाँ A और B क्या होते हैं, A और B आर कॉल्ड वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स। देखो, अच्छा इसे बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन, इसे बोलते हैं वंडर वॉल गैस इक्वेशन। और A और B को वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। A और B को क्या बोलते हैं, वंडर वॉल कांस्टेंट। A and B are van der Waal constant. This equation is called van der Waal gas equation. ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, दो चीजें हो गई, ठीक है। अब आइडियल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आइडियल के बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख ली, इट इज हाइपोथेटिकल। सेकेंड लाइन लिखो इसी के बारे में, इट फॉलोज ऑल द गैस लॉज, इट फॉलोज ऑल द गैस लॉज। गैस लॉज जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, ये चारों लॉ को जो फॉलो करती है वो गैस क्या कहलाती है, आइडियल गैस। क्या कहलाती है, आइडियल गैस। हो गया ये सारा। अब एक और पॉइंट इसी में करेंगे, मतलब अभी हमने सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है, आइडियल गैस। इतना आपको रियल गैस के बारे में सिर्फ इतना सा करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, एक ना दो बीकर थे, क्वेश्चन आता है कि ये ना गैस थी, ये रियल गैस है, ये गैस कैसी है, रियल। इसको आइडियल बनाना है, इसको क्या बनाना है, आइडियल। मतलब इसे हमें कन्वर्ट करना है आइडियल गैस से। तो हम क्या करें, प्रेशर के साथ क्या करें और टेम्परेचर के साथ क्या करें, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अ गैस डेविएट्स फ्रॉम, सुनो कैसे क्वेश्चन आता है, अ गैस
deviates from real gas behavior to ideal gas behavior, what should be the conditions for pressure and temperature? अब एक ही लाइन हम यहाँ लिखेंगे, पहला लिखा हाइपोथेटिकल, सेकेंड लिखा इट फॉलोज ऑल द गैस लॉस, थर्ड लिखेंगे आइडियल गैस वो गैस होती है जिनके बीच में, जिन पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल बीच में इंटरेक्शन ना हो, क्या हो, इंटरेक्शन ना। अब मैं कहूं कि मुझे इस क्लास में चाहिए, मान लो 5 बच्चे हैं और इनमें इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उनको दूर दूर बैठा देंगे, एक को एक कोने बैठा देंगे, एक को उधर बैठा देंगे, ऐसा रखेंगे कि दूसरे से देख ना पाए, बोल ना पाए, बिल्कुल कोई इंटरेक्शन, हम उनको दूर दूर कर देंगे। तो वही बात है, अगर आपको किसी भी गैस को आइडियल बनाना है तो उनके गैस पार्टिकल्स को दूर दूर कर दो। अब क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज, भाई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, वो दूर दूर हो जाएंगे। और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, भाई दूर दूर हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा ना उनके आपस के बीच का। तो बस यही कंडीशन है। थर्ड कहते हैं कि अगर किसी को आइडियल बनाना है तो देयर शुड बी नो इंटरेक्शन। तो आइडियल गैस कंडीशन क्या है, आइडियल गैस कंडीशन, बस ये लाइन याद रखोगे, आपको टेम्परेचर प्रेशर याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस कंडीशन याद करो। आइडियल गैस कंडीशन क्या है, when there will be no interaction, when there will be no interaction between the gas particles, कि गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो रियल गैस को अगर मुझे आइडियल बनाना है तो टेम्परेचर को तो इंक्रीज करना है और प्रेशर को डिक्रीज करना है। टेम्परेचर को क्या कर देना है, इंक्रीज, तो आंसर आ जाएगा टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो। बस ये याद रखना, उनके बीच का इंटरेक्शन क्या करना है, हमें जीरो कर देना है। क्या कर देना है, उनके बीच का इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो। और जीरो कैसे करोगे, उनको दूर दूर कर दोगे। दूर दूर कैसे करोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे। टेम्परेचर को बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे और प्रेशर उनके बीच का क्या हो जाएगा, कम। तो ये तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई आपके गैस लॉस। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, क्यों, वैसे भी प्रेशर और वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कोई चीज आप कांस्टेंट कर ही नहीं पाओगे इसके अंदर, आप अगर वॉल्यूम और प्रेशर का करोगे तो अगर अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो प्रेशर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो जाएगा। इसमें तो हम ये बल्कि करते ही नहीं कि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट करना है, हमें बस ये देखना है कि हमें उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो हमने दो चीजों को वेरिएबल कर दिया, तो मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट करने का मतलब है कि हाँ ये कर सकते हैं कि अगर हमें को दोनों गैसेस सेम कर रहे हैं तो वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया, बस हमें उस बिहेवियर को उसको कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे और प्रेशर को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन सुनोगे और इसका आंसर मुझे देंगे, किससे पूछे, राधिका से पूछेंगे। ठीक है राधिका, समझ आ गया, करना क्या है, इंटरेक्शन जीरो करनी है। ठीक है, और इंटरेक्शन जीरो कैसे होगी, जब टेम्परेचर को क्या कर दोगे, हाई कर दोगे, और प्रेशर को क्या कर दोगे, लो कर दोगे। लेकिन डन है। अब क्वेश्चन है, अ गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर टू रियल गैस बिहेवियर। अ गैस डेविएट्स फ्रॉम ideal gas behavior to real gas behavior, what should be the condition for temperature and pressure? कोई ना बोलो, अपने मन में करो। हाँ, deviates from ideal to real, what should be the condition for temperature and pressure? प्रेशर हाई हो जाएगा और टेम्परेचर को क्या कर दो, लो कर दो। टेम्परेचर लो कर दोगे, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है कि डेविएशंस कैसे हो रही है, रियल से आइडियल जा रहा है कि आइडियल से रियल जा रहा है। और दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि आइडियल बिहेवियर क्या होता है, जब पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन जीरो होता है। और इंटरेक्शन आप कैसे दूर करोगे, आप टेम्परेचर को हाई कर दोगे, वो दूर दूर हो जाएंगे और प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो दिस इज योर 2 टॉपिक्स जो कि आज हमने कवर कर लिए। दीज आर द 2 टॉपिक्स, बस खत्म हो जाएगा। आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे तो टेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लेंगे हमें पता ही नहीं चलना में क्या आता है, और चिटिंग नहीं करनी है। अब जब मैं खड़ी होंगी तो ऐसी चिटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना विचरण जी? हाँ मैंने अभी ही बोला, मेरे चरणजीत दिखा, मेरे चरणजीत बोल दिया। टॉपिक इज ओनली वन, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। सब टॉपिक्स तो पूरा चैप्टर करवाया ना, देख लेना एक बार इन लोगों से। एलोट्रॉप्स हैं, आइसोमर्स हैं, एथेनॉल है, एथेनॉल फंक्शनल ग्रुप में तो थे आप, फंक्शनल ग्रुप में थे, कब से आए थे आप? आई थिंक सो आइसोमर से आ गए थे, बस उससे पहले एलोट्रॉप से आ गया आप तो शायद से, एलोट्रॉप से आ गया था बस। और कार्बन की दो प्रॉपर्टीज होती है कि वो टेट्रावेलेंट होता है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, बस यही सब है। थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चंस देखो, सपोनिफिकेशन है, ये सब जो वो तो चल ही रहा है जो भी है। क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस टेस्ट में मैं 3 4 5 6 अलग भी डालती हूँ, सो दैट कि आपको पता रहे ना कि छोड़ना कौन सा है, और आपको नॉलेज आ जाए 5-10 क्वेश्चन और, तो टेस्ट देने जरूरी है, ठीक है? पता नहीं है मेरे को, तो कल नहीं परसों, और परसों एक साथ सीडीएस एनडीए क्लास 11th का मैंने पेपर बनाया एक साथ। आप बताओ मुझे क्या याद होगा है? देखो ये यहाँ से आ सकता है गैस लॉ से, बस मुझे ये याद है ना, कुछ बोला था वही है ना, पता क्या है, वैसे तो याद रहेगा, दिमाग पे जोर डालूंगी तो याद ही आ जाएगा, बट क्या मैं बोलूं है। तन्मय आया है क्या आज? तन्मय भी एक दिन आया, तन्मय कहाँ चला गया ये? वैभव, यश, आंचल, गौरव, पूनम, अमनदीप, हाँ जी चलो। अनुज, चरणजीत, चरण, यशव, वैभव, यस मैम। यस हाँ थैंक यू यार, ऐसे अटेंडेंस बोल दो थोड़ा। शिवांश, रुद्रांश, सागर, अमनदीप, यस मैम। सार्थक, विशांत, ईशिका, रितिका, अंशिता, राधिका, यश, प्रेजेंट मैम। हाँ नव्या, नव्या कल आई थी, पूनम, प्रेजेंट मैम। पुष्पांजलि, गौरव, गौरव सिंह, आप गौरव ही तो है ना? हाँ जी मैम। हाँ ठीक है। कार्तिक, शैलजा, पर्जन्या, दीपेंद्र, सूर्या, कनिशा, आंचल, प्रेजेंट मैम। पलक, भरत, वंदना, अमनीश, हरप्रीत, आदित्य। चलो ये तैयार कर लेना, आज वाला भी हो सकता है कि मैंने डाले बने हो, नहीं शायद पक्का ही है, पर पक्का भी नहीं है, मुझे नहीं याद। फिजिकल वाला तो पिछले बार वाले में आ गया ना, जो पिछले बार का टेस्ट लिया था उसमें था तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन, देखो जरा मॉक टेस्ट खोल के। हाँ एवोल्यूशन ऑफ गैसेस वाले 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के वही थे मेरे हिसाब से।